विषय आगे बढ़ रहा है। अब हम आ रहे हैं कि जो संवत्सर है उसकी गणित कैसे हो, कैसे जाने कि ये संवत्सर कौन सा है। जैसे कि हमने आज ये जो संवत्सर चल रहा है, और ये देखिए एक बात आपको और भी ध्यान देनी चाहिए कि हमारे ये जो सारे तथ्य हैं और विश्व की एक भी संस्कृति में ये नियम परिपालना का विषय नहीं, केवल हमारी वैदिक संस्कृति में है कि हम जब अपनी पूजा कार्यक्रम करते हैं तो देखिए क्या बोलते हैं वहां, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो, सबसे पहले ईश्वर का स्मरण किया। इतने आध्यात्मिक है, पर बिल्कुल आचरण से, व्यवहारिक प्रतिदिन की क्रियाओं से ही हमारी आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, और वहां पर एको वृंदः सप्तनवति कोटयः एकोन त्रिंशत् लक्षाणि एकोन पंचाशत् सहस्राणि षड्विंशत्यधिक शततमे सृष्टि। देखिए ये हमारे व्यवहार में जोड़ दी गई हैं बातें कि संकल्प वाचन करो, और उस संकल्प वाचन में आपको सारी चीजें व्यवस्थित क्रम से दे दी गई हैं कि सृष्ट्याब्दे एकाशीत्युत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे, और फिर आगे अब उत्तरायणी या दक्षिणायणी, फिर ऋतु मासे, और सारा क्रम आप बोलते हैं। तो जो हमारा जो ये जो संवत्सर का है, तो आपने देखा कि जब आप सृष्टि गणना की गणित को संकल्प वाचन में बोल लेते हैं, तब आप वहां पर आते हैं कि कालयुक्त संवत्सरे अस्मिन् श्री सूर्य दक्षिणायणे, तो वो कालयुक्त संवत्सर आपने वहां बोला, वो आपके नित्य प्रति की जानकारी से जोड़ दिया गया है। ऐसा आपको विश्व की किसी संस्कृति में ये सब हिसाब नहीं मिलेगा। आइए, तो जब आपने ये कालयुक्त संवत्सर जोड़ा, तो ये कालयुक्त संवत्सर हमारा कैसे आया, ये अब हमारे जानने की बारी है, और ये आज का मुद्दा, मुख्य विषय है। अब आइए आप इस विषय पर अपना गणित करते हैं। तो सबसे पहले हमने आज जो गणित ली है वो हमने ली है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अगले साल की, यानी संवत 2082 की। क्योंकि एक तो हमने तरीका आपको पहले बता दिया पिछले रविवार की गणना में, आज हमने अगले चैत्र शुक्ल, क्योंकि जो संवत्सर गणना होती है ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन पर स्थिर की जाती है, यानी उस दिन बृहस्पति मध्यम राशि से जहां होगा उससे जुड़ी हुई है आपकी संवत्सर की गणना। ये जानकारी का विषय 2 बार बोल रहा हूं, एक बार फिर बोल रहा हूं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन उस वर्ष के, जिस वर्ष के लिए आप गणित कर रहे हैं, उस वर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बृहस्पति की मध्यम राशि स्थिति जहां पर होगी, अब एक नया शब्द आ गया मध्यम, ये भी जानना चाहिए। आप में से बहुत लोगों को ये सब बातें पता होंगी, परंतु देखिए मेरा विषय तो, चूंकि मैं तो एक ज्योतिष की कक्षा ले रहा हूं, तो अब कक्षा में क्या है कि मुझे तो उन लोगों को लेकर के चलना है जिनको नहीं पता है। तो अब ये जो मध्यम गति है इसका भी थोड़ा सा जिक्र आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मध्यम गति और सही गति का क्या अर्थ है। देखिए आप मान लीजिए देहरादून से चलना शुरू हुए, बहुत संक्षेप में लेकिन एक उदाहरण से स्पष्ट कर दूंगा। तो आपने देहरादून से चलना शुरू हुए, बस में बैठे, और बस जो है वो बस वाले ने बताया भाई ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। तो दिल्ली में आपने बता दिया अपने रिश्तेदारों को जिनको कि मैं देहरादून से चल दिया हूं, अब वो हिसाब लगा रहे हैं 60 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चलेगी तो इतने किलोमीटर का रास्ता है, और वो जो आ रहे हैं हमारे पापा जी, अंकल जी, भाई जी, बहन जी जो भी आ रही हैं वो ये दिल्ली में इतने बजे पहुंच जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि कहीं पर रुके, कहीं पर नहीं रुके, कहीं पर कुछ, जो वास्तविकता है वो अलग है। और वो पता लगा कि उनको 2 बजे पहुंचना था, पहुंचे वो 3:30 बजे।
तो मध्यम और जो ट्रू है, जो वास्तविक स्थिति है, जो सूर्य या कोई भी ग्रह जिस गति से चलते चलते जहां पर हकीकत में पहुंच रहा है, स्पष्टता से पहुंच रहा है, उसको कहते हैं स्पष्ट मान। और मध्यम मान होता है कि हमने पूरे वर्ष में सूर्य की इतनी स्थिति बनी, तो ये प्रतिदिन के हिसाब से कितना चल रहा है, वो सीधे सीधे एक भाग देकर के एक औसत स्थिति निकाल दी। उस औसत स्पीड से जो स्थिति बनती है उसको कहते हैं मध्यम स्थिति। तो सूर्य या बृहस्पति जो मध्यम मान से उस स्थिति पर कहां पर है, ये जो स्थिति है, ये उस दिन की, उस वर्ष के संवत्सर गणना के लिए मान्य होती है। ठीक है, चलिए अब आपने इसके लिए गणित का जो सिद्धांत है वो क्या है कि सबसे पहले अहरगण निकालेंगे, हमने निकाल लिया। अब इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो अगली आ रही है, उस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में हमारे जो वास्तविक गणना आ रही है वो है गत मास हुए 1,97,29,49,126। और इसमें से जो ग्रहों की गति में आने के लिए जो समय लगना था वो समय है 1,70,64,00,000 वर्ष। ये घटाया, गत वर्ष में से इसको घटाया, 1,70,64,00,000 को घटाया। तो ये जो गिनती हमारी आई, ये गिनती आई हमारी 1,95,95,00,000 58,85,000 और 126 ये आई। तो इसके हमने सबसे पहले महीने बनाए। तो महीने, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, वो कई बार आ चुकी है वो बात कि गत मास, गत वर्ष, गत शब्द, तो ये जो हमने 126 लिया है, जो हमने कल्पादि गणित का सबसे आखिर में देख रहे हैं आप, 126 जो आया है, 1,97,29,49,126, ये 126 अगली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के लिए गत वर्ष, गए हुए वर्ष। जैसे कि अभी के लिए 126 क्या है, अभी के लिए ये वर्तमान है, अभी के लिए गत जो है वो 125 है, लेकिन अगले वर्ष के लिए तो इसमें गत वर्षों की गणना ली जाती है, और उस गणना से हमको जो वर्ष मिले उनको हमने 12 से गुणा कर दिया तो हमको महीने मिल गए। अब ये जो है 23,47,00,00,000 और 6,21,512, इसको हम अंकों में सीधे सीधे बोले तो 2, 34, 70, 62, 15 और 12, ये जो स्थिति आई ये हमारे पास सौर महीनों की आ गई। अच्छा, अब पिछली बार जब हमने गणित आपको स्पष्ट किया था तो यहां पर एक बात कही थी कि इसमें अब हमारे जो जिस तारीख का हम अहरगण निकाल रहे हैं उस तारीख तक, उस तिथि तक के जो गत महीने, जो महीने और बीत चुके, क्योंकि हमने तो वर्ष लिया है ना, अब वर्ष में जिस दिन हम गिन रहे होंगे उसमें पता लगा कि 8 महीने हो गए। पिछली बार हमने मार्गशीर्ष महीने का निकाला था तो हमने उसमें 9 महीने जोड़े थे। अब चूंकि ये अगले वर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ही निकाल रहे हैं तो उसमें महीने तो कुछ गत है ही नहीं, शून्य है, तो इसमें अब क्या जोड़ेंगे, शून्य ही जोड़े। तो शून्य माने जो स्थिति है वही की वही रहेगी, अर्थात ये जो 23, 47, 0, 62, 15, 12 है ये आपके सौर माह हो गए, सूर्य के महीने। अब हम निकालेंगे कि 6 मास कितने हुए इनमें। 6 मास जो निकाले जाएंगे तो 6 मास को फिर
6 मास का तरीका और है। अब इसे हम बहुत डिटेल में न जा करके अब संक्षेप में आपको बता देंगे कि प्रत्येक महायुग के लिए जो है वो 6 मासों की गिनती दी हुई है और उसके लिए सौर मासों की गिनती भी दी हुई है। तो उसका जो ये पिछली बार आपको गणित करके दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ जो है ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, लेकिन इससे 6 मास आपके निकाले उस त्रैराशिक गणित से। और ये 6 मास जो हैं करीब 72,70,84,764 6 मास आए। ये 6 मास कौन से मास हैं? जिनको मैं बता दिया रेगुलर क्रम में, जिनकी गिनती नहीं हो रही है, ये चांद्र मासों के हैं। तो ये जब 6 मास आए तो इनको जब गत सौर माहों में हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल चांद्र महीनों की स्थिति आ जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ स्क्रीन पर सब कुछ आपको मिल रहा है, इसलिए यद्यपि विषय बहुत जटिल है, गणितीय विषय है, वो कभी कभी तो अच्छे अच्छे बुद्धिमानों को भी एक ही बार में पकड़ पाना कठिन होता है, लेकिन आप जो लोग जिज्ञासा और रुचि से प्रेरित होगे वो इसका जो बाद में आपको वीडियो मिलता है उसे आप बार बार देख करके और बहुत अच्छे से ले सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जो आपके कुल 6 मास आए इनको गत सौर मासों में जोड़ देंगे और जो जोड़ दे करके हमारे मास का आएंगे उनका नाम होगा कुल चांद्र मास। इस तरह से अब हमारे पास कुल चांद्र मास आए और ये चांद्र मास जो हैं आपके जो 23,47,6,21,512 जो गत मास थे उसमें जो अब आपके जो 6 मास आए वो आए आपके 7,21,78,000 नहीं, ये आए आपके 72,70,84,764 ये आए आपके। तो इनको जोड़ दिया तो अब आपके ये कुल चांद्रमास आ गए। ये चांद्रमास जो है ये ही आपकी अब उस तिथि की अहरगणना की लगभग अंतिम गणना है। और इस चांद्रमासों की स्थिति से अब आप पता करते हैं कुल तिथियां। अब बहुत संक्षेप हो गया, कुल तिथियां प्राप्त करेंगे, इन कुल तिथियों में से 6 तिथि प्राप्त करेंगे, 6 तिथियों को घटा देंगे, आपका अहरगण आ गया। तो ये जो कुल चांद्रमास आए इनको आप 30 से गुणा करेंगे तो आपके पास ये 7,75,76,1,88,280 ये इतनी आपके पास में तिथियां कुल तिथियां आ गई हैं। अब यहां पर भी विधि के लिए तो हमको उच्चारण करना पड़ेगा। यहां पर क्या है कि जिस तिथि तक का आप अहरगण निकाल रहे होते हैं उस तिथि तक की जो गत तिथियां हैं वो गत तिथियां भी आपको इसमें जोड़नी होंगी। लेकिन चूंकि हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का निकाल रहे हैं तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारा वर्षारंभ होता है, मासारंभ भी है, वर्षारंभ भी है, तो उसमें तो गत तिथियां कुछ है ही नहीं, इसलिए यहां पर योग शून्य होता है। जब योग शून्य हुआ तो यही आपकी कुल तिथियां हो गई। अब इन कुल तिथियों में आपको जो अंतिम गणना का कार्य है वो है 6 तिथियों को निकालना। और 6 तिथियों के लिए आप जानते हैं कि एक महायुग में दिनों के साथ 6 तिथियों का हिसाब किताब दिया होता है। एक महायुग में, महायुग चतुर्युगी भी बोलते हैं जिसको, तो उस चतुर्युगी में महायुग की जो कुल तिथियां हैं वो भी दी हुई होती हैं और उसके हिसाब से आप वही अनुपातिक तरीके से पिछली गणित को देख लीजिएगा। ये आपका आया जो है 7,75,76,1,88,280 और गुणा गया 2,50,82,252।
और इसमें आपको महायुग की कुल तिथियों से जो है भाग दे दिया। तो अब आपके पास में जो तिथियां बची, कुल तिथियां वो बची हैं 11 अरब 35 करोड़ 60 लाख 19,354। ये आपकी तिथियां हो गई। और इन तिथियों में जो है, इन तिथियों में से 6 तिथियों को घटाया और 6 तिथियों को घटाने से जो आपके पास कुल संख्या बनी वो आपकी अहरगण की संख्या आ जाती है। और ये आपका माइनस करने के लिए 11, 35, 60, 19, 354 और इसको घटा करके आया, वो आपका अहरगण हुआ। अब अहरगण के बाद आई वो स्थिति संवत्सर गणना करने की। तो इसके लिए एक श्लोक है, वो आप लोगों से याद हो जाए तो ठीक है और नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। ये सूर्य सिद्धांत का श्लोक है, द्वादशाग्ना गुरोर्याता, द्वादशाग्ना गुरोर्याता भगणा वर्तमान कहे और राशि भी सहिता शुद्ध, राशि भी सहिता शुद्ध सस्यासुर विजया दया। जो संवत्सरों की गणित होती है, गिनती होती है, ये विजया दया कहलाती है। विजय आदि, विजय आदि और आदि का आदया वो बहुवचन हो रखा है, आदि आदि आदया। तो द्वादशाग्ना गुरुर याता, याता गए हुए, गुरुर गुरु के द्वारा, गुरु माने बृहस्पति, द्वादशाग्ना गुरोर याता भगणा वर्तमान के, द्वादश से गुणा करो, 12 से गुणा करो। किसको गुणा करो? गुरोर याता भगणा, जो गुरु ग्रह ने भगण प्राप्त किए हैं, बीते भगणों को, गुरु के द्वारा बीते भगणों की गणित को द्वादशाग्ना गुरोर याता, द्वादश से गुणा करो, भगणा वर्तमान कहे, और उनको वर्तमान में जो भगण हुए हैं उनके साथ युक्त करके लीजिए। ये है सूर्य सिद्धांत का श्लोक। फिर कहता है तब राशि भी सहिता, जो राशि आपकी आई बृहस्पति की, उसको युगल करके शुद्धा सस्यासुर विजया दया, उतना ही क्रम विजय आदि संवत्सर से गिनती करते हुए जो मिलेगा वही संवत्सर होगा। ठीक है, ठीक। तो द्वादशाग्ना गुरोर्याता भगणा वर्तमान कहि राशि भी सहिता शुद्ध सस्यासुर विजया दया। तो अब हम निकालते हैं कि जो है बृहस्पति का ये जो गुरोर्याता ये कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो आपके कुल अहरगण आए हैं, इन अहरगणों में से आप जो कलयुग के शुरू होने तक के अहरगण हैं, और ये संख्या आपको गणित करने की नहीं है, ये संख्या आपको सिद्धांत से ले लेने की है। तो उन ग्रहणों, उन भगणों को घटा करके जो अंतर आएगा वो आपका कल्यादि अहरगण कहलाएगा। यानी कल्पादि से जो अहरगण लिए थे आपने, जो पीछे गणित करे, उनमें से कलयुग तक के अहरगण गणित किए हुए वो घटा दिए। तो जब कलयुग तक के अहरगणों को आप घटाएंगे तो जो आपको अहरगण मिल बैलेंस बच जाएंगे वो आपका कल्यादि अहरगण कहलाएंगे। कलि आदि, कल्यादि, कलिकाल से, कलयुग से जो कलयुग के अहरगण है। यानी आप ये कह सकते हैं उस तिथि पर जिस तिथि के लिए आप गणित कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कलयुग को आज इतने दिन गणित, इतने दिन हो गए हैं। जैसे हम कहते हैं इतने वर्ष हो चुके हैं, 5126 वर्ष हो चुके हैं, बड़ी संख्या को छोटा करने के लिए ऐसा इसलिए किया है कि जो देखिए आप जो ऊपर जो आपको अहरगण की संख्या दी गई, बहुत बड़ी संख्या दी गई है, फिर उसमें कल्यादि अहरगण भी बहुत बड़ी संख्या, इसको गुणा भागा करने में आपको
तो उसको संक्षिप्त करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए आपको कल्यादि अहरगण निकालने हैं। और ये जो है एक ही बार निकालने हैं, 1 वर्ष के लिए। ऐसा नहीं है कि इसको बार बार, ये तो 1 बार की गिनती है जो संवत्सर गणना है। ये 1 टाइम कैलकुलेशन है फॉर द होल ईयर, सारे वर्ष के लिए। तो अब आपने ये जो निकाले, ये आते हैं आपके 1,87,000, नहीं, ये आएंगे आपके 18,72,299। 18,72,299 ये आपके कलि अहरगण हुए। कलि युग को शुरू हुए अब तक इतने दिन हो चुके। अब तक माने वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो आप जिसके लिए अहरगण गिनती करें, अब तक का ये मतलब हुआ। अब इसमें आपको बृहस्पति के भगण निकालने, 2 बातें और जाननी है। वो अच्छे से आपके बुद्धि में प्रविष्ट हो जाएंगी तो आपको ये गणित का हिसाब किताब बहुत आसान हो जाएगा। पहली बात क्या है कि बृहस्पति के जो कुल भगण होते हैं वो एक महायुग में कितने होते हैं? एक महायुग में कितने होते हैं? तो वो होते हैं जो है ये है आपका 3,64,220 इतने भगण होते हैं बृहस्पति के। और महायुग में जो कुल होते हैं वो ये हैं, एक अरब कितना है ये दिन है। महायुग में जो दिन होते हैं वो होते हैं 1,57,7,91,78,28। तो इतने दिनों में आपके बृहस्पति के कितने भगण होंगे? जबकि आपके पास जो दिन उपलब्ध हैं, ये उपलब्ध दिन है 1,87,200 1,18,00,000 है, ये 18,72,299 ये आपके पास दिन हैं। और इन दिनों में कितने अहरगण, कितने भगण बीत गए होंगे बृहस्पति के? जबकि एक महायुग में इतने दिन होते हैं और उन इतने दिनों में इतने भगण बृहस्पति के होते हैं। ये है हिसाब की बात। यानी 3,64,220 भगण होते हैं। और ये कितने दिनों में होते हैं? वो ये 15, 77, 91, 78, 28 दिनों में होते हैं। तो आपके पास कितने दिन हैं? आपके पास है 18,72,299 दिन। इनमें कितने दिन हासिल आएंगे, ये गणित का हिसाब किताब है। तो आपने गुणा करा 18,72,299 को 36,42,220 से, और उसमें आपने महायुग के दिन 1,57,791, 78, 28 का भाग दे दिया। बड़े आसानी से भाग दे दिया। जब भाग दिया तो आपके पास जो लब्धि आई वो आई 432.1699। इस 1699 को आप एक साथ कर लीजिए, 432.17, यानी 432 भगण पूरे हो चुके हैं और 0.7 बचे। इसको जब आप दिन भगण में परिवर्तित करेंगे तो ये आएगा आपका, कितने से बनाइए, 2.039, ये वह 2.039 भगण। सूर्य के 2.039 भगण बने, 2.039 राशि आई। ये भगण नहीं, भगण तो 432 है, बाकी हिस्सा राशि का बचा है। इसको आप 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 से गुणा करेंगे तो तब आपके पास 2.039 बच जाएगा। ये राशियां आई बृहस्पति की मध्यम राशियां।
ये मध्यम राशि आ गई। ये मध्यम राशि आई 2.039। अब 2.039 का आप एक और मतलब ले सकते हैं कि ये थर्ड राशि आई, 2 बीत गई और तीसरी में चल रहे हैं आप। यानी बृहस्पति जो है वो 400, देखिए 432 भगण पूरे हो चुके हैं। इसी को आपको मैं और इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको ठीक से समझ में आ जाए। बृहस्पति के 432 भगण पूरे हो चुके हैं कलयुग में, और अगले भगण में, अगला भगण माने पूरा एक जो राशि मंडल है, राशि मंडल ही तो एक भगण हुआ। इस राशि मंडल के भगण में 2 राशियां पूरी कर चुका है और तीसरी राशि का 0.39 हिस्सा चल रहा है। यानी कि 433वें भगण के, ठीक है, 433वें भगण का 0.039 हिस्सा चल रहा है। सीधी सी बात है कि बृहस्पति जो है 433वें भगण में तीसरी राशि में है, मध्यम राशि। जब ये तीसरी राशि में है तो अब ये सूत्र आया आपका द्वादशाग्ना गुरुर याता भगणा वर्तमान के, यानी जितने याता भगण, ठीक से सुनिए भाषा को, याता भगण, याता गए हुए हैं 432। ये जो है 432 याता भगण हैं, बीते हुए भगण हैं। जो सूर्य सिद्धांत कह रहा है द्वादशाग्ना गुरुर याता, इन गए हुए भगणों को 12 से गुणा करिए, तो 432 को गुणा करा 12 से, और भगणा वर्तमान के उसमें युक्त करने हैं। वर्तमान आपके 2.03 है ना, 3, तो आपने ये 3 जोड़ लिया, और इन 3 को जोड़ने से जो आपके पास संख्या आई 432 को 12 से गुणा करके जो आया वो आया 5184, और उसमें 3 को जोड़ा तो ये संख्या आ गई आपके पास 5187, 5187, और इसमें 60 का भाग दिया तो ये आया आपका 86.45, 86.45। अब 86.45 का अर्थ ये हुआ कि जो आपका 60 भगण होते हैं, वो 60 संवत्सर होते हैं, इन 60 से भाग दिया, तो 60 का भाग दिया तो ये कह रहा है कि जो वर्तमान संवत्सर है, संवत्सर चक्र है, संवत्सर नहीं, संवत्सर चक्र है। 60 संवत्सरों का जो एक चक्र होता है, 60 संवत्सर, तो उन 60 संवत्सरों का जो चक्र है वो जो वर्तमान है ये 0.45 बैलेंस है। इस 0.45 को आप 60 से गुणा करेंगे तो आपका आया 27। अब जब आप सूर्य सिद्धांत में विजया दया श्लोक लिखा है, षष्ट्याशुर विजया दया वो लिखा है, तो आपको विजय आदि से इनको गणित करनी है। जो आपके पास 27 आया है, जब आप 87 को विजय आदि से गणित करेंगे तो विजय जय मनमत दुर्मुख हेम लंब विलंब विकारी सरवरी प्लव शुभकृत इत्यादि ये जो संवत्सर हैं, इनमें 27वें में लिखा है सिद्धार्थी। अब 27वें में आपका सिद्धार्थी लिखा है, और अगले साल का जो संवत्सर होगा वो सिद्धार्थी ही होगा। जैसे इस साल का काल युक्त है, और काल युक्त के बाद का अगला इस साल 26वां है और अगला 27वां है, तो काल युग के बाद का जो अगला संवत्सर होगा ये होगा सिद्धार्थी। तो जो अगले साल का संवत्सर होगा आपका वो ये हो जाएगा एको वृंदा सप्तनवति कोटे एकोन 63 लक्षाणी एकोन 50 सहस्राणी सप्तविंशत्यधिक सप्तमे सृष्टब्दे द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे सिद्धार्थी नाम संवत्सरे अस्मिन् श्री सूर्य दक्षिणाय उत्तरायणे। ये संकल्प हो जाएगा आपका। तो आज मैं समझता हूं थोड़ा ज्यादा गणितीय बात पिछले में भी अब में भी ये हुई है, लेकिन जैसा कि मेरा देखो महानुभाव, मेरा तो ये एक लक्ष्य है पंचांग संशोधन का,
हमारा एक विषय चल रहा है और उस विषय के लिए मुझसे जितना हो सके मैंने लोगों को तैयार करना है। प्रभु की दी हुई इस यत्किंचित जो भी शक्ति ईश्वर ने मुझे दी हुई उस शक्ति का मैंने समुचित सदुपयोग करके और इस विषय को, इसलिए मेरी तो पूरी कोशिश है और इसके आधार, इसी भावना के आधार पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कदाचित, वैसे तो ये सब लिखा में आपके पास है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को कहीं पर कुछ पूछना हो तो आप अपना मुझसे व्हाट्सएप संदेश कर सकते हैं। एक निवेदन जरूर है कि फोन नहीं करना है, फोन न करके आप जो भी है, क्योंकि हो सकता है मैं उस समय उपलब्ध हूं नहीं हूं, लेकिन आपको उत्तर जरूर मिलेगा। इसलिए ये जो विषय है आज का यहाँ पर पूरा हुआ। आपका ये सिद्धार्थी संवत्सर की सिद्धि हो गई। ये 60 संवत्सरों में विजयादि से लेकर के 27वां संवत है और संवत्सर है और इस गणित के साथ जुड़ा हुआ